दोस्तों अब कहीं जाकर ईवीज के बैटरियों को लेकर प्राइस वॉर छिड़ती दिख रही है। अब यही देखिए कि लिथियम आयन बैटरी की कीमत पिछले कुछ सालों में 90% तक गिर चुकी है, लेकिन अगली बड़ी प्राइस क्रैश किसी नई केमिस्ट्री या किसी एक्सोटिक मटेरियल से नहीं आ रही है, बल्कि आ रही है सिर्फ इस बात से कि बैटरी बनाई कैसे जाती है। अब यहाँ समझिए कि इंजीनियर्स को इसका राज सालों से पता था कि बैटरी को कैसे सस्ता बनाए, तेज बनाए और छोटी फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाए, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों को लगता था कि इसे बड़े स्तर पर स्केल करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अब आखिरकार इसे क्रैक कर लिया गया है और इसे कहते हैं ड्राई इलेक्ट्रोड कोटिंग, और यहाँ तक कि टेस्ला ने अपने इसे प्रोडक्शन कार में इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। अब यहाँ पर आज की बैटरी बनती कैसे है यह समझना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्रांति कहाँ हो रही है। अब यहाँ इस बात से समझिए कि लिथियम आयन सेल के अंदर एक कसकर लपेटा हुआ रोल होता है। इसमें इलेक्ट्रोड मटेरियल, सेपरेटर और मेटल करंट कलेक्टर की लेयर्स होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड मटेरियल्स को करंट कलेक्टर पर चिपकाए रखना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे मुश्किल और सबसे महंगे स्टेप्स में से एक है। जहां पर पुराना तरीका शुरू होता है एक मिक्सचर बनाने से, जैसा कि कुछ डोनट पर ग्लेज चढ़ाते हैं। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड पाउडर को लिक्विड में मिलाकर एक गाढ़ा स्लरी बनाया जाता है और इसे करंट कलेक्टर पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रोड ग्लेज को ठोस बनाने के लिए इसे लंबी इंडस्ट्रियल ओवन की लाइन में धीरे धीरे सूखना पड़ता है, और यह तरीका काम तो करता है, लेकिन बेहद धीमा, महंगा और ड्राइंग के दौरान बहुत ही ज्यादा एनर्जी खाने वाला है। लेकिन आज के समय में अब ड्राई इलेक्ट्रोड कोटिंग इस पूरे लिक्विड वाले हिस्से को ही खत्म कर देता है। मतलब कोई स्लरी नहीं, कोई ओवन नहीं और कोई इंतजार नहीं, और इससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इकोनॉमिक से ही बदल जाती है। और इसी तरह से ये एक बेहद स्मार्ट तरीका है जिसमें एनोड और कैथोड के मटेरियल सीधे करंट कलेक्टर पर चढ़ा दिए जाते हैं बिना किसी लिक्विड के, जिससे कि समय बचता है और पैसा भी। और इसी के बेस पर इंडस्ट्री का अनुमान है कि इससे लागत में 25% तक की बचत हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन तेज होता है और एनर्जी भी कम खर्च होती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चुनौती भी है। अब यही देखिए कि ड्राई इलेक्ट्रोड के पाउडर आसानी से करंट कलेक्टर में चिपकते नहीं है, और फिर यहीं पर एक बड़ी इनोवेशन काम आती है जो इस पाउडर को चिपकाने में मदद करती है। देखिए, जहां पर पुराने तरीके में लिक्विड में एक घुलने वाला बाइंडर इस्तेमाल होता था, वहीं पर इस ड्राई प्रोसेस में एक खास पॉलीमर इस्तेमाल होता है जिसे आमतौर पर PTFE कहते हैं, मतलब वही मशहूर टेफ्लॉन। और इसी PTFE को खींचकर बेहद पतले पतले फाइबर्स में तब्दील कर दिया जाता है। हालांकि अभी इस पर एक पेटेंट है जो मैक्सवेल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी का है, जिसे बाद में टेस्ला ने खरीद लिया, और वो इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। जैसे इसमें ड्राई इलेक्ट्रोड पाउडर और PTFE बाइंडर को एक जेट मिल में जोर से उड़ाया जाता है, जहां पर तेज हवा के दबाव में पार्टिकल्स एक सतह से बड़ी तेजी से टकराते हैं, और इस टकराव से जो शेयरिंग फोर्स पैदा होती है वो बाइंडर को खींचकर फाइबर्स के एक जाल में बंद कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे च्युइंगम को खींचते खींचते वो धागे जैसा हो जाता है। और भैया यही फाइबर इलेक्ट्रोड्स के पार्टिकल्स को आपस में बांध देते हैं, जिससे कि बिना एक बूंद लिक्विड के ये एक खुद ब खुद टिका रहने वाला ड्राई फिल्म बन जाता है। अब यहाँ समझिए कि जर्मनी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉनहोफर भी ड्राई इलेक्ट्रोड पर काम कर रहा है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। वो जेट मील की जगह रोलर्स का इस्तेमाल करता है जो अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं, और इसी से फाइबर्स बनते हैं। जहां पर दोनों ही तरीकों में आखिर में इस ड्राई मिल के दबाव और गर्मी को करंट कलेक्टर पर चिपका दिया जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा डेंस हो जाते हैं। और चूंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं है जो इसे फिसलन भरा और फैला हुआ बनाए, तो ऐसे में ये फिल्म अपनी जगह टिका रहता है, बजाय इसके कि वेट स्लरी की तरह इधर उधर फैल जाए। लेकिन अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि ये सारी तकनीक इतने सालों से जब मौजूद थी, तो वो मैक्सवेल वाला पेटेंट जो 2008 में फाइल हुआ था, तो फिर टेस्ला अभी जाकर इसे प्रोडक्शन कार में क्यों उतार रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कैथोड। अब यही देखिए कि बैटरी का एनोड थोड़ा नरम और कम रिएक्टिव मटेरियल से बना होता है, इसलिए वहां ड्राई प्रोसेस को लागू करना आसान नहीं होता। लेकिन जब यही प्रोसेस कैथोड पर आजमाया गया तो अनचाही साइड रिएक्शन होने लगी, और यहां तक कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। और यही कारण है कि टेस्ला और उसके कॉम्पिटिटर तब तक रुके रहे जब तक उन्हें कैथोड के लिए यह प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में नहीं आ गया, और यह पिछले कुछ सालों में ही हुआ है।
दोस्तों दरअसल ज्यादातर साइड रिएक्शन की वजह वही पीपीटी बाइंडर था जो फाइबर्स में बदलकर सब कुछ जोड़ता है। मतलब जो बाइंडर इलेक्ट्रोड को बिना किसी लिक्विड के जोड़ने के लिए इतने क्लेवर तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब वही कैथोड मटेरियल के साथ अनस्टेबल साबित हो रहा था, जबकि बाइंडर को हटाया भी नहीं जा सकता था वरना पूरा स्ट्रक्चर ही बिखर जाता। तो ऐसे में टेस्ला ने जो असली बदलाव किया वो था एक ही तरह के बाइंडर की जगह अलग अलग मटेरियल्स का मिक्सचर इस्तेमाल करना। जैसे पीटीएफई के फाइबर को पीवीडीएफ जैसे ज्यादा स्टेबल पॉलीमर के साथ मिलाकर एक तरह का बैरियर बना दिया गया जो फाइबर और कैथोड पार्टिकल के बीच केमिकल रिएक्शन को रोक देती है। वहीं पर फ्रॉनहोफर भी इसी तरह की चुनौती से जूझ रहा था। हालांकि उन्होंने लेटेस्ट रिसर्च में यह साफ नहीं किया कि वो इस समस्या को कितना सुलझा पाए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्होंने यूरोप की एक बड़ी कार कंपनी के साथ साझेदारी की है और अंदाजा ये है कि ये कंपनी फॉक्सवैगन ही हो सकती है, क्योंकि उसकी सब्सिडियरी पावर कंपनी सालों से डाई इलेक्ट्रोड में दिलचस्पी दिखाती रही है। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि पिछले एक दशक में हम बैटरी की जिस ब्रेक थ्रू की तकनीक के बारे में सुनते आए हैं वो आखिरकार असल में प्रोडक्शन कार तक पहुंच रही है। और इस बार दिलचस्प बात यह है कि इसमें चाइना आगे नहीं है। हाँ ये जरूर है कि असल में अमेरिका और यूरोप ने भी वेट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग में अपेक्षाकृत कम निवेश किया था और अब यही बात डाई इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांजिशन करने में उन्हें एक फायदा दे सकती है। हालांकि ये उम्मीद करना ठीक नहीं होगा कि बाकी दुनिया लंबे समय तक पीछे रहेगी, आखिर वो भी कुछ न कुछ तो करेगी ही, जो कि हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ड्राई इलेक्ट्रोड सिर्फ बैटरी की लागत ही नहीं घटाता या स्लो ड्राइंग प्रोसेस से छुटकारा ही नहीं दिलाता, बल्कि इससे बनी बैटरीज पुराने वेट कोटिंग प्रोसेस से बनी बैटरीज से कहीं ज्यादा बेहतर भी हो सकती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है बाइंडर माइग्रेशन नाम की एक समस्या। अब इसे यहाँ समझिए कि जब वेट स्लरी को ओवन में सुखाया जाता है तो सॉल्वेंट जैसे जैसे इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ बाइंडर को भी इलेक्ट्रोड की सतह पर खींच लाता है, जिससे इलेक्ट्रोड की सबसे नीचे वाली परत में बाइंडर की कमी हो जाती है। और इसका फर्क ये पड़ता है कि इससे करंट कलेक्टर के पास कमजोर जगहें बनने लगती हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रोड को कितना मोटा बनाया जाए इसकी लिमिट फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर चूंकि मोटा कैथोड ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, इसीलिए ये बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को भी सीमित कर देती है। लेकिन यहाँ पर ड्राई इलेक्ट्रोड प्रोसेस में बाइंडर माइग्रेशन की ये समस्या होती ही नहीं है, इसीलिए पूरे इलेक्ट्रोड के बाइंडर बराबर मात्रा में फैला रहता है और वो मजबूत बना रहता है। इसका मतलब है कि कैथोड को कहीं ज्यादा मोटा बनाया जा सकता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बैटरी में ज्यादा एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। और हाँ, इसका एक और फायदा सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए भी है। अब देखिए, इसमें इस्तेमाल होने वाला सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पर मॉइस्चर के प्रति काफी सेंसिटिव होता है, यानी कि भैया वेट प्रोसेस उन्हीं मटेरियल्स को नुकसान पहुंचा सकता है जिनके लिए आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ड्राई प्रोसेस में इस पूरी समस्या से ही बचा जा सकता है। और यही ड्राई कोटिंग की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ आज की बैटरी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि भविष्य की उन बैटरीज के लिए भी जरूरी शर्त बन जाता है जिनकी तरफ पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही है। और ऐसे में ड्राई इलेक्ट्रोड कोटिंग आज के भविष्य की बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। और यही वजह है कि बैटरी सेल्स अब सस्ती होती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं और विदेशी सप्लाई चेन पर भी निर्भरता कम होती जा रही है। और ये सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी है, जब तक कि ड्राई इलेक्ट्रोड हर बैटरी सेल में आम बात नहीं बन जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट पार हो चुका है और यही वो दिशा है जिस तरफ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बड़े स्तर पर स्केल होगा, क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें भी आएंगी और इसके साथ ही फॉर्मूलाज और मशीन में भी लगातार बदलाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ये सफर शुरू हो चुका है और बहुत कुछ उम्मीद की जा रही है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।